नमस्कार, जिंदाबाद, जोहार। साथियों, आंदोलन अपडेट के एक खास एपिसोड में आपका स्वागत है। थोड़ा वक्त बीता, पिछले दिनों जब हम आंदोलन अपडेट में आपसे मिले थे, उसके और आज के बीच में बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। मध्य प्रदेश और देश भर में कई आंदोलन सुगबुगाहट ले रहे हैं, आहटें मिल रही हैं और लोग एकजुट हो रहे हैं। जबलपुर से लेकर सिंगरौली और खंडवा से लेकर छतरपुर तक मध्य प्रदेश में विभिन्न मुद्दों पर लोग इकट्ठे होकर विरोध कर रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार के सामने अपनी मांगे रख रहे हैं। इसी बीच हमने जानने की कोशिश की कि एक आंदोलन कैसे आकार लेता है। हमने आंदोलन के कुछ पुराने साथियों से बातचीत की है, जिसकी पहली कड़ी में आज हम बात कर रहे हैं हमारे इस समय के मौजूदा समय के माननीय विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम जी से। गिरीश गौतम जी का लगभग 4 दशक का राजनीतिक कैरियर जो उनका राजनीतिक काम है, वो जमीन पर बीता है। लोगों के साथ लगातार उन्होंने संघर्ष किया है। सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई से लेकर रोटी, रोजगार और जमीन के मसले पर लगातार वे लोगों के साथ मिलकर काम करते रहे हैं। उनसे हमने जानने की कोशिश की कि एक आंदोलन कैसे गति पकड़ता है, 4 दशक पहले क्या स्थितियां थीं, आज क्या हालात हैं और कैसे एक युवा जब आंदोलनकारी बनता है, जब जनता के सवालों से जुड़ता है, तो उसके भीतर धीरे धीरे कैसे परिवर्तन आता है। आइए सुनते हैं गिरीश गौतम जी से की गई संविधान लाइव की ये विशेष बातचीत। शुरुआत से बताइएगा कि आपका शुरुआती जीवन किस तरह से पढ़ाई कहाँ पर हुई और सार्वजनिक जीवन में प्रवेश कैसे हुआ? जन्म मेरा रीवा जिले के मनगमा विधानसभा लगती है। मनगमा अब तहसील हो गई, पहले सिरमौर तहसील थी। उसमें एक छोटा सा गांव करौंदी है, वहाँ मेरा जन्म हुआ। स्वाभाविक तौर पर प्रारंभिक परीक्षा वहीं से शुरू हुई। तो गांव में तो स्कूल था नहीं, बगल में मनगमा से 1 किलोमीटर दूर पड़ता है मेरा गांव। मनगमा में प्राथमिक शिक्षा हुई, 8वीं तक की हुई, 10वीं तक की हुई। फिर 11वीं से मैं रीवा चला आया। रीवा मार्तंड स्कूल में पढ़ा, फिर कॉलेज चला आया। साइंस का विद्यार्थी रहा। बीएससी करने के बाद टीआरएस कॉलेज में जाकर के LLB या MA पढ़ने का प्रयास किया। इस तरह से ये दिशा अपनी बदली, तो वहाँ से शुरुआत की अपने। हाँ, 1970-71 के दिनों में कई तरह के आंदोलनों की शुरुआत हुई। एक तो उस समय छात्र संघ के चुनाव सीधे जनता के माध्यम से हुआ करते थे। हालांकि वो जो अपने विद्यार्थी होते थे, सीधे ओपन इलेक्शन जैसा विधानसभा का होता, उस तरह से होता। उसमें से 2-3 बातें हुई रीवा के अंदर, जो एक तरह से ये कहा जा सकता है कि पूरी ताकत लगा कर के जो सामंती ताकतें थी, वो चुनाव में सामान्य विद्यार्थी लड़ नहीं पाता था। एक मन में पीड़ा पैदा हुई कि ऐसे कैसे हो सकता है कि लड़ने को सबको अधिकार है लोकतंत्र के भीतर, तो सबको लड़ना चाहिए। हम लोग उस आंदोलन में शामिल हो गए। अंततोगत्वा सरकारों ने बंद कर दिया चुनाव, कुछ दिन के लिए बंद रहा चुनाव। फिर इसके बाद वो इनडायरेक्ट कर दिया उन्होंने। जब ये सोचा कि डायरेक्ट इलेक्शन से कई बार आंदोलन का जो स्वरूप तैयार होता है वो शायद ठीक नहीं सरकार के लिए, तो क्लास रिप्रेजेंटेटिव करके उस चुनाव से होना, फिर प्रेसिडेंट का चुनाव होना। तो उसमें 1972 या 73 में शायद मैं टीआरएस कॉलेज का विद्यार्थी था उस समय। तो मैंने भी टीआरएस उसका क्लास CR का चुनाव लड़ा, फिर टीआरएस कॉलेज का जनरल सेक्रेटरी हो गया। तो वहाँ से एक तरह से राजनीति के साथ साथ, चुनाव के साथ साथ और आंदोलन की भी शुरुआत हुई। स्वाभाविक तौर पर उस समय मैं वामपंथी कम्युनिस्ट पार्टी में चला गया। तो जिस तरह से आंदोलन होने चाहिए उस तरह के आंदोलनों की शुरुआत हमने भी की और तमाम सारे साथी आए, बहुत सारे साथी आए। तो एक जो व्यवस्था, उस व्यवस्था के खिलाफ आक्रोश की जो परिणति है, वो आंदोलन के माध्यम से अपन प्रयास करते थे कि उसको आंदोलन करें और जो जनता का आक्रोश है उसको एक समाधान की तरफ ले जाए। आंदोलन एक बड़ा अस्त्र था अपना। तो आंदोलन कई तरह से चलता है। आंदोलन की जब हम बात विचार करेंगे तो आंदोलन को 2 स्वरूप में देखना पड़ेगा। 1947 के पहले का, 1947 के बाद का। आज़ादी के पहले का आंदोलन और आज़ादी के बाद का आंदोलन। आंदोलन वो भी था, आंदोलन ये भी था। वो आंदोलन था देश को गुलामी से मुक्ति का, और ये आंदोलन था देश से गुलामी का नहीं,
समाज के नीचे तबके पर खड़े हुए व्यक्ति की सुविधाओं का वो जो उसके ऊपर दबाव है, अब समाज के भीतर से ही दबाव उसके ऊपर है, क्योंकि अब अंग्रेजों का राज है नहीं। उनका दबाव है, ज़मीन के लिए दबाव है, रास्ता के लिए दबाव है, उनके निकासी का दबाव है, उनके रहने का दबाव है, उनके मजदूरी का दबाव है। इन सब दबावों से उस जनता को कैसे एकत्रित करके उसको इस बात को समझाना कि कोई ये भगवान की देन नहीं है। कई बार ऐसा होता है ना कि लोग ये कहते हैं कि भगवान के कारण हम गरीब पैदा हुए, इसलिए उसको भी ऐसा लगता होगा कि हो सकता है भगवान के कारण। तो उस विचारधारा के साथ जुड़ करके ये उसको समझाना कि नहीं, भगवान की देन नहीं है। इस समाज में जो व्यवस्था बनी, इस व्यवस्था के कारण कुछ लोगों ने तुम्हारे हक को छीन करके अपने कब्जे में करके रखा है, इसलिए ये हमारी व्यवस्था इसलिए है। तो इस अवस्था से निकलने का तरीका है कि संगठित होना, संगठित होकर के अपनी आवाज़ को ठीक करना, एक साथ करना, और उस ताकत से आंदोलन का स्वरूप पैदा करके यदि करोगे तो स्वाभाविक है बहुत सारे परिवर्तन होंगे, और बहुत सारे परिवर्तन लगातार होते रहे। उन आंदोलनों के माध्यम से लोगों को ज़मीनें मिलती रहीं, लोगों को आवासीय पट्टा मिलते रहे। आंदोलनों के माध्यम सरकार भी अपनी तरफ से कर रही थी, ऐसा नहीं कि सरकार नहीं कर रही थी, कोई भी सरकार रही हो। स्वाभाविक है कोई सरकार होगी समाज के सरोकार के साथ ही जुड़ेगी। अब ये कितना समाज उस हिस्से को कितना वो सरोकार है उसका वो एक अलग विषय है, ऊपर के हिस्से को कितना सरोकार है दोनों अलग अलग विषय है, और वो समाज के सरोकार से सरकार को भी जुड़ना पड़ता है। तो उस आंदोलन को वहाँ तक हम लोग ले आए। फिर 74 का चुनाव, सीधे जो चुनाव होता है नगर पालिका का, तो रीवा से नगर पालिका का चुनाव लड़ गया, हार गया, स्वाभाविक था। और फिर वो सीधे राजनीति में आया, तब उम्र भी नहीं थी विधानसभा लड़ने की। अब जब विधानसभा 77 का चुनाव हुआ तब भी उम्र दी थी, 25 साल से कम था। और 80 आते आते जब 27 साल का हो गया वो जो संवैधानिक व्यवस्था उम्र की, तो 80 में पहला चुनाव मैं गुड़ से लड़ गया। अब जब गुड़ से लड़ गया तो गुड़ में कोई काम नहीं था, ऐसा नहीं था कि हम ये कह सकें कि हमारा कोई आंदोलन था या वहाँ हमने कोई पैठ बना के रखी थी। एक जो समग्र रूप से पूरे ज़िले के भीतर हम लोग आंदोलन करते थे, उससे हो सकता है कि लोगों के मन में एक पिक्चर मेरी रही हो, या हमारे दल की रही हो, या हम लोग साथियों की रही हो, और उसको लगता रहा होगा उस जनता को, नीचे के तबके को, ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं। इसलिए 80 के चुनाव में बहुत अच्छा वोट करके मुकाबले में ले जा करके खड़ा कर दिया, और हार जीत का अंतर जीतने वाले से 3000 या 4000 का बना। उसे ऐसा लगा कि राजनीति के माध्यम से भी और चुनाव के माध्यम से भी जीत की तरफ हम बढ़ सकते हैं, और इसीलिए फिर आंदोलन को और तेज कर दिया। तो अब उस एक ज़मीन बन गई ना, 9000 वोट पाने के बाद, जीतने वाले को 14,000, हमको 9000, बीच में भी और लोग थे, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ी हुई थी और निर्दलीय भी लड़े हुए थे, और मैं छोटी सी पार्टी का कार्यकर्ता होकर मैं भी लड़ा हुआ था। तो एक ज़मीन तैयार करने का अवसर मिला अपने को, अंदर गाँव के भीतर प्रवेश करने का अवसर मिला। और फिर सो आंदोलन की श्रृंखला अपन ने शुरू की, तमाम जगह जगह लोग कार्यकर्ताओं को जोड़ना, इकट्ठा करना, उन समस्याओं को लड़ना, छोटी छोटी समस्याओं को। और उसका परिणाम ये निकला कि 1985 आते आते बिशंबर शामिल हुए, ये रामचरण शामिल हुए, शिवेंद्र आए, रविंद्र आए, काफ़ी अच्छे लोग आए जो कार्यकर्ता के बतौर काम करना शुरू किया। तो 85 में फिर ये हुआ कि और विधानसभा बनाने के उस समय जीतना उतना उद्देश्य नहीं था, चुनाव लड़ करके ज़मीन तैयार करना ज़्यादा उद्देश्य था। तो ये हुआ कि और कॉन्स्टिट्यूंसी तैयार किया जाए, तो 85 में मनगामा चला गया और वो दिसंबर पाड़े को गुड़ लड़ा दिया गया। मनगामा जब गया तो मनगामा में भी चूँकि पहली बार गया था, गांव जरूर था हमारा, पर कितने दिनों से रिश्ता टूटा हुआ था, कब चले आए। 67 में मनगामा से निकल के आ गए, रीवा आ गए, रीवा में पढ़ने लगे, यहीं तमाम करने लगे। और 85 में जा कर के चुनाव लड़ना माने तकरीबन वो 18-19 साल के अंतर के बाद मनगामा गए। अब जब मनगामा गए तो मनगामा के लोगों ने भी उसी दृष्टिकोण से हाथों हाथ लिया और बहुत अच्छे वोट आए, तो ये करके वहाँ भी लड़े और बढ़िया हो गया। फिर लड़ना चालू किया और लगातार फिर तमाम सारे आंदोलन होते रहे, प्रदर्शन होते रहे, लोगों को एकत्रीकरण करते रहे, लोगों को तमाम विचारधारा के साथ जोड़ते रहे। फिर 1993 को दोबारा चुनाव लड़ा, और जब चुनाव लड़ा दोबारा तो मनगामा से, तो उस समय पंडित श्रीनिवास तिवारी जी वो थे, एमएलए थे वहाँ। 90 वाले चुनाव में त्योथर से लौट के आए थे, जीत गए थे, डिप्टी स्पीकर हो गए थे। तो जब उनके खिलाफ चुनाव लड़े तो बहुजन समाज पार्टी भी उसी समय तैयार हुई थी, बहुत तेज़ी से 90 के दशक में
हमको ऐसा लगता है कि उस समय सांसद भी उनके जीत गए थे। तो वो बहुत तेज़, जो कहते हैं कि एक उफान था बहुजन समाज पार्टी का। तो बहुजन समाज पार्टी भी थी, हम भी थे, भारतीय जनता पार्टी भी लड़ी हुई थी। तो उस लड़ाई में भी अपने को बहुत अच्छे वोट आए। तीसरे नंबर पर हम थे, नंबर 2 पर बहुजन थे। 22,987 वोट शायद उनको मिला था, तिवारी जी को, और 21,270 के आसपास, मान लें मुश्किल से 1300-1400 का फ़र्क था, उनको मिला था। 19,600 के आसपास हमको मिला था। और उस समय भारतीय जनता पार्टी से चंद्रमणि जी लड़े थे, तो उनको भी 13,000-14,000 वोट उनको मिला है। तो एक ऐसा लगा कि माने जनता ने इस बात को एक्सेप्टेंस किया कि आप यदि संघर्ष करोगे तो हम आपका नेतृत्व स्वीकार कर सकते हैं, आपकी तरफ जा सकते हैं। फिर वो 93 हारने के बाद लगातार 5 साल हम लोगों ने काम किया, और 5 साल जब काम किया तो फिर अवसर आया 98 में लड़ने का। और जब 98 में लड़ने का अवसर आया तो जनता ने हाथों हाथ लिया। उसी बहुजन समाज पार्टी जिसका उफान था, दूसरी जगह भी था, बहुजन समाज पार्टी को बहुत कम वोट आए, 12,000 या 11,000 कितना वोट आए उनको। और तिवारी जी जीते, उनको 38,000 के आसपास वोट आए, 38,075 या क्या आए। अपने भी 37,900 के आस 294 का अंतर आया। 294 से वो जीत गए। अब मैं उसमें नहीं जाना चाहता। तमाम जो प्रशासनिक दबाव हो सकता है वो स्वाभाविक तौर पर होगा, और दिग्विजय सिंह की सरकार थी ही उस समय। तो जब ये हो गया और ऐसा लगा कि अब इतना मेहनत करने के बाद हमको लगता है कि राजनीति के भीतर अब आगे कदम नहीं बढ़ सकते, क्योंकि छोटी पार्टी है, और अपन जो चाहते हैं कि जनता का काम कर सकें वो शायद होगा नहीं। क्योंकि कई बार लाख योग्यता होने के बाद हर हालत में आपको अवसर चाहिए। आपका, जैसे मैं उसको इस तरह से देखता हूँ कि यदि कोई अच्छा बीज हो और उसको ज़मीन नहीं मिले तो फ़ायदा कैसे होगा वो? तो अच्छा बीज भी होना ज़रूरी है और ज़मीन भी चाहिए उसको। बिना ज़मीन के बीज नहीं हो सकता, और बीज के बिना ज़मीन से कोई पैदावार नहीं हो सकती। तो दोनों का, एक का योग्यता या क्षमता, और दूसरे की अवसर। तो ज़मीन होना, एक अवसर होना चाहिए। तो इन परिस्थितियों में ऐसा लगा कि यदि वाकई में रीवा में कुछ करना है या लोगों के लिए कुछ करना है तो 1999 में भारतीय जनता पार्टी में आ गया। और थोड़ा सा मतभेद भी था कई मुद्दों को लेकर के। जैसे बार बार ये देखने में आता था कि भाई कम्युनिस्ट पार्टी में तमाम सारे बात होने के बाद गरीबों की लड़ाई लड़ने वाले, जिनकी लड़ाई लड़ते थे वही वोट नहीं करते थे, जिनके लिए आंदोलन करो वही वोट नहीं करते, जिनके लिए जूझ जाओ। ये जो जनता के लिए जो आप लड़ रहे थे, पिछले 20 साल का लगभग संघर्ष रहा, वो आंदोलन का, जमीन पर जुड़कर लोगों के सवालों के लिए खड़े होना और चुनावी राजनीति, क्या ये दो अलग अलग चीजें हैं? आपने बहुत विस्तार से देखा है, इसी से पकड़ते हुए आप अगर थोड़ा खोले उसको, कि जिनके लिए लड़ते हैं वो चुनावी राजनीति का आते आते वो कैसे कन्वर्ट नहीं हो पाती? उसके 2-3 कारण। एक तो कारण है तात्कालिक स्वार्थ, वो भी है। व्यक्ति का स्वार्थ नहीं हो सकता, समाज का स्वार्थ हो सकता है, समूह का स्वार्थ हो सकता है, या उसको ऐसा लगता सकता है कि यदि हम अकेले जीत ही गए तो अकेले जीत करके उस समाज के लिए क्या कर पाएंगे, उस समूह के लिए क्या कर पाएंगे, उस गांव के लिए क्या कर पाएंगे। ऐसा भी एक बात हो सकती है। और दूसरी बात ये हो सकती है कि उनको लगता है कि आंदोलन इनसे कराएंगे और राजनीति में वोट का जब सवाल आएगा तो दूसरे को करेंगे। ऐसा भी एक मन के भीतर हो सकता है। आखिरकार इतने बड़े आंदोलन करने के बाद इतने लोगों को, रीवा जिले की जो सबसे ज़्यादा जनता को लेकर के सड़कों में उतरने की जो क्षमता थी वो हम ही लोगों की थी। पर जब वोट जो है, जो बिल्कुल नहीं उतरते थे सड़क में, वोट उनको आते थे। और कई बार तो ये देखा गया कि जो आंदोलन में हमारे साथ हैं, चुनाव में हमारे साथ नहीं है। वो चुनाव में वो इस दल में या उस दल में, अलग अलग हैं वो। तो आंदोलन को जो 2-3 बातें हैं उसको उस तरह से देखना चाहिए। एक तो आंदोलन, अब आंदोलन तो आपके वो मार्क्सवादी भी कर रहे हैं, वो मार्क्सिस्ट भी कर रहे हैं, तमाम नक्सलाइट भी कर रहे हैं, आंदोलन वो भी है। आंदोलन ये है कि जो अन्ना हजारे ने किया वो भी आंदोलन है। आंदोलन वो भी है जो सड़कों के भीतर मार्च पास्ट करते हैं, झंडा लगा करके निकलते हैं, आंदोलन वो भी है। आंदोलन ये भी है कि कहीं तंबू लगा करके हम धरने में बैठ जाते हैं, आंदोलन वो भी है। तो ये आंदोलन के एक स्वरूप है। अब वो स्वरूप कैसे तय होंगे,
इस लोकतंत्र के अंदर विश्वास करने के आधार पर तय होगा। लोकतांत्रिक पद्धति पर हम कितना विश्वास करते हैं उसके आधार पर हमारे आंदोलन की दिशा तय होगी। यदि नक्सलाइट लोकतंत्र के भीतर विश्वास करते होते, संविधान पर विश्वास करते होते, तो शायद वो हथियार उठा करके आंदोलन वो भी कर रहे हैं। उनका भी कहना यही है कि हम जो गरीबों का उत्पीड़न हो रहा है, गरीबों का शोषण हो रहा है, उसके उत्थान के लिए हम काम कर रहे हैं। और उत्थान के लिए काम कर रहे हैं तो क्या कर रहे हैं वो? उनने राइफल उठा ली, बंदूकें उठा ली, सीआरपीएफ जवानों को मारना चालू कर दिया, उसका विरोध करने वालों को कत्ल करना चालू कर दिया। वो एक आंदोलन वो भी है। एक आंदोलन वो भी है जो अन्ना हजारे जी ने किया, पूरे देश को हिला करके रख दिया। चुपचाप बैठे रहे गांधी जी की तरह, पर वो एक आंदोलन है। और आंदोलन की व्यापकता ये थी कि उस समय के सरकार को झुक जाना पड़ा, वो भी आंदोलन की ताकत है। तो ये सब आंदोलन के स्वरूप हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कई बार कई कारणों से आंदोलन भी जो होते हैं वो 2-3 तरह के हो सकते हैं। हम उनको जब परिभाषित करेंगे हम, कई बार आंदोलन इस हिसाब का भी होता है कि भाई हम आंदोलन के भीतर से हमारी इंडिविजुअल पर्सनालिटी डेवलप हो जाएगी, ऐसा भी होता है। कई बार ऐसा होता है कि नहीं, हमको इंडिविजुअल पर्सनालिटी से हमको कुछ लेना देना नहीं, समाज की जिससे कि हम लड़ना चाहते हैं समाज का उससे फ़ायदा हो जाए, उस वर्ग को फ़ायदा हो जाए, उस हिस्से को फ़ायदा हो जाए, और उससे इमेज हमारी अपने आप बन जाएगी। हमारे मन के भीतर नहीं है तो भी यदि ऐसा हुआ तो अन्ना हजारे जी चुनाव लड़ जाते, चुनाव भी लड़े वो। इसका मतलब उनका आंदोलन उस हिस्से को, या जो चाहते थे कि मुक्त करा में, करप्शन मुक्त हो, लोगों को सुविधा मिले, उस दिशा का आंदोलन ही तो वो। जैसे केजरीवाल चुनाव लड़ गए, उसी आंदोलन के तो हिस्से है ना वो। तो केजरीवाल जी चुनाव लड़ गए, अन्ना हजारे जी जा करके वो हमारे सिद्धि में फिर बैठ गए जा करके। तो ये आंदोलनों के स्वरूप है और ये चलेगा, इसको कोई रोक नहीं सकता। हम ये कहते हैं कि कोई एक यूनिफाइड कर दें उसको, और उसको एक तरह से कोडबद्ध कर दें कि इस आधार पर ही आंदोलन लगा, ये ऐसा मैं समझता हूँ कि ऐसा संभव है। आप जब करते थे, आपने पिछली बार किया था कि उस समय संसाधन बहुत कम थे आपके पास, लोगों को इकट्ठा करने के, लोगों को प्रशिक्षण देने के लिए, पढ़ाई करने के, तो किस तरह से आप काम करते थे, खासतौर से 70 के दशक में जब छात्रों का तब अपना संपर्क का माध्यम था व्यक्ति, आज संपर्क का माध्यम है मीडिया। आप समझिए, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तब नहीं था, केवल प्रिंट मीडिया था। और प्रिंट मीडिया दोनों में फर्क समझना। तब उस जमाने में कोई था तो प्रिंट मीडिया था या पर्ची था, और संपर्क था। अपन लोग संपर्क के माध्यम से कितना ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जा सकते थे, वो संपर्क करते थे। तो बहुत बड़ा फर्क अपन मानते हैं। आज तो अपन किसी को आंदोलन के बुलाते हैं तो आपके मोबाइल से बुला लेते हैं, व्हाट्सअप कर दिया, सूचना भेज दिया, मैसेज भेज दिया, वॉइस भेज दिया, वो उसके माध्यम से सूचना होती है। उस जमाने में सूचना तंत्र ही व्यक्ति था। तो जैसे किसी को हमको करना है तो एक कार्यकर्ता इस गांव चला गया, एक कार्यकर्ता उस गांव चला गया, एक कार्यकर्ता उस गांव चला गया, वहाँ चले गए, फिर लोगों से बातचीत किया, फिर उनको तय किया कि कैसे चलना। तो उस समय गाड़ियाँ भी नहीं होती थी, क्योंकि गाड़ियाँ पैदल चलते थे अपन। तो पैदल 100 किलोमीटर, 50 किलोमीटर लोगों को लेकर के, समस्याओं को लेकर के कलेक्ट्रेट तक आना, वहाँ पर एक स्वरूप वो था। और उस स्वरूप में आज के स्वरूप में बड़ा फर्क है। मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। उस स्वरूप को बदलते हुए परिवेश में आप देखना, जब हम लोग शुरू में आंदोलन कर रहे थे तो पैदल चल रहे थे, पैदल चल के आ रहे थे। बाद में आगे चल के किसानों के पास ट्रैक्टर बहुत आए, तो अपन जब लोगों को बुलावें तो ट्रैक्टर का जुगाड़ करें किसानों से, तो ट्रैक्टर में वो धान का, उसका कोदों का पुआल भर करके रख करके उसी में दरी बिछा करके ट्रैक्टर में लेके लोगों को आते थे। ट्रैक्टर में बराबर चढ़ करके लोग आते थे। बाद में वो एक कमांडर जीप आई, तो कमांडर जीप का जुगाड़ करने लगे, उससे लोग आने लगे। फिर इसके बाद बस आ गए, फलाना आ गया, ढमका आ गई, ये परिवर्तन होता रहा। और आज का है, आज अब किसी को बुलाओ तो स्कॉर्पियो के बिना और बोलेरो के बिना वो चलता नहीं। ट्रैक्टर में कोई बैठने को तैयारी थी। यही अंतर अंदाज लगा लो कितना बड़ा अंतर आ गया उस आंदोलन के स्वरूप में, आज के आंदोलन के स्वरूप में। कहीं भी आज कोई रैली करना हो तो उसको बोलेरो चाहिए, स्कॉर्पियो चाहिए, लग्जरी गाड़ी चाहिए। और वो ट्रैक्टर में बैठ करके हिचकोले खाते, गाँव के अंदर से खराब सड़कों से ट्रैक्टर जंप करता हुआ उसमें बैठ करके लोग आते थे, और बराबर माने उसी में उनको खुशी होती थी कि हम आंदोलन के भीतर गए। ये स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, विचारों में भी परिवर्तन हुआ है। पहले इतना कम्युनिकेशन नहीं था, पार्टिसिपेशन नहीं था, कुछ हिस्से के लोग करते थे,
अब तो हर आदमी राजनीतिक चेतना से भरपूर है, कुछ हिस्से को छोड़ करके, और राजनीतिक को भाषणों में भाग भी लेता, गांव के अंदर समझता भी। तो इसलिए आज के स्वरूप को यदि उसके तुलना करेंगे तो बहुत बड़ा अंतर पाएंगे। एक और, आप जब जिस समय करते थे तो लंबे समय आप गिरफ्तार भी बहुत ज्यादा बार हुए हैं, मुझे लगता है 80-85 बार हाँ। आता है। अभी आंदोलन जो करते हैं लोग वो 1-2 घंटे के लिए खड़े हो जाते हैं और मैंने वहीं 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 से उस बात को निकालो ना, वो आप ट्रैक्टर में चढ़े हुए लोग और स्कॉर्पियो से आए हुए लोग, ट्रैक्टर में चढ़ा हुआ आए जब व्यक्ति आता था तो वो जेल ही जाता था, और जो स्कॉर्पियो में आया, लग्जरी में आया, वो जेल कैसे जाएगा? फर्क तो ये जेल आपको गिरफ्तार लगातार कर लिया जाता था या इसके पीछे कुछ और मंशा भी होती थी? नहीं, मंशा कोई नहीं थी, वो तरीका था उनका रोकने का। जैसे हमने कोई आंदोलन किया, अब आंदोलन में उनको गिरफ्तार कर लिया, और गिरफ्तार करके शायद सब संख्या कम रहती होगी इसलिए जेल भेज देते थे। अब आज चूँकि स्कॉर्पियो लग्जरी में आते तो 10,000 आगे तो जेल कहाँ ले जाए, इतनी जगह नहीं है, तो अब नहीं ले जाते, अब वहीं बाहर से छूट जाए। और जो आते हैं वो भी समझते हैं कि हमको जेल नहीं जाना पड़ेगा, इसलिए शायद ज़्यादा संख्या में आते हैं। और पहले शायद संख्या में कम आते थे कि जेल जाना पड़ेगा, आंदोलन में जा रहे हैं, मामला कायम होगा, गिरफ्तार होंगे, जेल में रहना पड़ेगा 8-10 दिन। तो वो जो आता था कमिटेड आता था, उसको ऐसा लगता था कि हमको जेल ले जाओ, चाहे जहाँ ले जाओ, हम जाएंगे और जेल जाएंगे। जेल में रहते थे और बढ़िया रहता था जेल में। एक तो वैचारिक प्रतिष्ठान को मजबूत करने का बड़ा आधार था जेल, तो सब कुछ फ्री था वहाँ, रहना फ्री, खाना फ्री, और कपड़े ओढ़ने लगते सब फ्री। केवल बैठ करके वैचारिक बहस करो, विचार विमर्श करो, तो वो एक बढ़िया सेंटर अपन ये मानते हैं कि एजुकेशनल सेंटर बढ़िया था जेल, दोनों तरह से, अनुभव का भी, उसका भी, और मजबूती का भी, दृढ़ता भी पैदा होती थी। ऐसे कोई आदमी गया है जो हमारे साथ 20 दिन और 25 दिन जेल के भीतर रह लिया, तो एक बेहतरीन साथी बन करके वो निकलता था। या जो उससे ऊब गए वो छोड़ के चले भी जाते थे, तो छोड़ के चले गए, पर जो बचे, हम कहते 25 को लेकर के गए, यदि उसमें 20 भी बचे तो बड़ी भारी बात होती थी। फिर दूसरा ये है कि वो संपर्कों की जो कड़ी चलाते थे अपन, कि उसके बाद अपन छोड़ नहीं देते कि अब चले गए होगा, अपनी जगह चले गए, लगातार उनसे संपर्क करना, लगातार उनके टच में रहना, लगातार उनके जाना, ये भी होता था, ये अपना मुहिम ही थी। तो वो चलना ही चाहिए, और संपर्क से ज़्यादा बेहतर। इसलिए मैं कई बार कहता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक युग आने के बाद आज फेसबुक का ज़माना है, स्वाभाविक है, एक इलेक्ट्रॉनिक चीज़ आई है, उपयोग हो रहा है, पर जो मज़ा फेस टू फेस में है वो फेसबुक में नहीं, हमेशा याद रखने की आवश्यकता। आदमी कोई दौड़ता है सड़क में तो दोनों पाँव उठा के कोई रेस प्राप्त नहीं कर सकते, 1 मीटर भी नहीं दौड़ सकते, दोनों पाँव उठा के दौड़ो, कितना दौड़ोगे? तो दौड़ने के लिए भी, कोई मंजिल प्राप्त करने के लिए एक पाँव जमीन में रहना ही पड़ेगा, एक पाँव जमीन में रखना, दूसरा उठाना, दूसरा जमीन में आए तो दूसरा उठाना, तभी ना दौड़ोगे। एक जमीन में तो लाना पड़ेगा। जब एक जमीन में हम लाते हैं तो अपने आप हम दूरी तय करते हैं। तो हर आदमी को, ये करने वाले को, समाज के क्षेत्र में जो काम करता है, आंदोलन एक हिस्सा उसके जीवन का। आंदोलन मतलब ये कि हम सत्ता में आ गए तो हम आंदोलन नहीं करें, ऐसा भी नहीं है। आंदोलन में वर्जन थोड़ी है कि हम आंदोलन का स्वरूप बदल जाता है। हम जा कर के लोगों को इकट्ठा करते हैं, उनको कहते हैं कि भाई तुम्हारा अधिकार, हम तुमको दिलाने का प्रयास करते हैं, आओ एक साथ आओ, तो ये भी तो एक आंदोलन ही है, और स्वरूप बदल जाता है थोड़ा सा, इसलिए अपने को ऐसा करना चाहिए। सवाल कि आंदोलन तक पहुंचने के लिए अभी होने ये लगा है कि कई बार शुरुआत ही आंदोलन से हो जाती है किसी चीज़ की, उसके आने तक की प्रक्रिया आप किस तरह से देखती हैं, किसी व्यक्ति के भी और किसी सुधार के लिए, वो प्रक्रिया क्या? आंदोलन में पार्टिसिपेशन के लिए कैसे बने, उसके पहले की प्रक्रिया, सीधे आंदोलन पर आना या जिस सुधार को करना चाहते हैं उसको और किन तरीकों से किया जा सकता है? पहले तो उसकी बात को समझना, हम किस बात को लेकर के एक तरह से एजिटेट हुए, माने एक्शन में आए, अपने को कैसा लगना, फिर उसको समझना। ऐसा नहीं कि अचानक कूद पड़ना, अचानक कूद पड़ने का मतलब आग में कूद पड़ना। पहले तो उसको समझो ना। जैसे हम कहते उस आंदोलन के माध्यम से किसी अधिकारी के सामने गए तो ये कि हम चूंकि आंदोलन करने आए इसलिए तुम हमसे बात करो, ये तो कोई बात नहीं हुई ना। पहले उस गंभीर समस्या को समझना और फिर उसका निदान भी अपने मन के भीतर रखना, और ये तभी होगा जब हम अध्ययन करेंगे कि ये समस्या पैदा हुई है, इसका निदान क्या हो सकता है।
यदि इसका निदान ये हो सकता तो अधिकारी को ये कहना, या आंदोलन को जो डील करने वाले लोग हैं या जो उसका निराकरण कर, उनके सामने इस बात का प्रस्तुतिकरण करना कि ये हम इसलिए ले करके आए हैं, आपको ये हम रास्ता बता रहे, इस रास्ता में यदि आप चलेंगे तो इनका निराकरण हो सकता है। फिर नहीं हुआ निराकरण तो अगला स्टेप अपना आप आंदोलन है। फिर नहीं करोगे तो हम धरना में बैठेंगे, जुलूस निकालेंगे, सड़कों में आएंगे, जो कुछ तबीयत आएगी वो करेंगे। और पहले ही कूद जाएंगे तो उससे ऐसा लगेगा कि उनको भी लगेगा कि हमको तो अवसर दिया नहीं आपने बातचीत करने का। इसीलिए उस स्वरूप को भी थोड़ा सा समझदारी से करने की आवश्यकता। जरूरी थोड़ी कि हर बात सड़क में आकर के ही कहे तभी कुछ होता है। कई बार तो बिना सड़कों में आए भी हो जाता है। आप जा करके समझाइए तो लोगों को। आखिर में सर क्या कहना चाहेंगे जो अभी आंदोलन चल रहे हैं, वो चाहे विस्थापन विरोधी आंदोलन हो या पर्यावरण को लेके, बक्सवाहा में मध्य प्रदेश में भी आंदोलन चल रहा है, आपके सिंगरौली रीवा में भी कई जमीनों को लेकर चल रहा है, बरगी बांध, चुटका बांधों को लेकर, इन सभी के बारे में इन विकास के कामों को अपन रोक नहीं सकते। चाहे बक्सवाहा हो, चाहे सिंगरौली हो, चाहे बरगी डैम हो, चाहे बाणसागर डैम हो, हमको इनको करने पड़ेगा। यदि हमको विकास करना है हमको करना पड़ेगा। और प्रकृति के विनाश की कीमत पर हमको नहीं करना। तो एक थ्योरी है, फिलॉसफी है, हम जिस चीज़ को ख़त्म कर रहे हैं उसके ज़्यादा हमको प्रोडक्ट करना। जैसे अभी सड़क बनाते हैं ना, तो सड़क हम जब बनाते, जब पेड़ों को काटते हैं तो ऑलरेडी एग्रीमेंट में हम लिखवाते हैं उसमें कि हम यदि एक पेड़ काटेंगे तो उसके एवज में हम 10 पेड़ लगाएंगे। अपने आप लिखा हुआ है। जो कंसाइनमेंट होता है, जो एग्रीमेंट होता है कॉन्ट्रेक्टर से सर्विस उसका, उसमें लिखा हुआ है कि पेड़ जो हम जितना काटेंगे उसका 10 गुना लगाएंगे। 10 गुना अपने ये कहते हैं कि जितने पेड़ हमारे खड़े हुए हैं यदि वो कट गए तो हम 10 लगाएंगे, तो हो सकता है कि 10 में से 3 बचे, 4 बचे, तो अभी जितनी संख्या उतनी संख्या आवे। इसलिए अपन ये शर्त रखते हैं। और ऐसा कुछ हो रहा होगा यदि उसकी आवश्यकता डेवलपमेंट को तो क्या होगा, तो पेड़ लगाएंगे। पेड़ लगाना अपने को है, पेड़ लगाना ही चाहिए अपने को। पेड़ केवल सरकारी स्तर पर पेड़ लगाने से कुछ नहीं होता। ये तो आंदोलन करने वाले कहेंगे कि साहब वो हम उजाड़े दे रहे हैं, और जो आंदोलन का उनसे पूछें कि आपने कितने पेड़ लगाए अपने जीवन में, तो पेड़ तो हर आदमी को लगाना चाहिए ना। हम छोटी ज़मीन हो किसी के पास उसको भी लगाना चाहिए। और ये परंपरा जब तक हम उसको संस्कृत से जोड़ कर नहीं देखेंगे तब तक नहीं बनेगा काम। क्योंकि हम सब रीवा के हैं, ये लोग ये जानते हैं। रीवा में मैं कल भी बोल करके आया हूँ, वहाँ पेड़ लगाने ही गया था। रीवा में पूरे शायद हिंदुस्तान की ये संस्कृति होगी जो रीवा में है, नहीं होगी कहीं। वहाँ क्या है अभी तक, अब तो कोई पेड़ लगाता, अब तो कोई बगीचा लगाता नहीं। पहले बगीचे लगाए जाते थे। बगीचा कोई व्यक्ति लगाता था या 2-4 लोग मिलकर लगाते थे, बढ़िया बगीचा। और आज भी उन्हीं नाम से बगीचा चलता है। जिनने लगाया होगा उनके नाम से, उस बगीचे का नाम ही उन्हीं के नाम से है। तो बगीचा जब वो लगाते थे तो उसके माने अब आप समझो कि उसके बगीचे का व्रतबंध होता था विधिवत, और फिर उसका विवाह होता था। माने उस पेड़ को लड़के से ज्यादा मानते थे तब ना व्रतबंध विवाह होता था। तो मतलब अंदाज करो कि जिसको लड़के की तरह मान, उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हम कितनी लेते रहे होंगे। लड़के को कोई अपने सामने मारने देता है क्या? नहीं मारता, कोई नहीं मारने देता। तो उसी तरह से वो पिता तुल्य होकर के उस पेड़ को लगा करके बगीचे को तैयार करके उसका विधिवत व्रतबंध करता था। व्रतबंध में पूरे जैसा व्रतबंध सामान्य तौर पर होता है लड़के का, उसी तरह से करते थे। तमाम वो करते थे। एक लाट गाड़ी जाती थी जो सूचनात्मक थी कि अब इसका फल खाने लायक हो गया है। और कई लोग तो ऐसे हैं कि उसके बाद भी उसका फल नहीं खाते थे। ये हमारे रीवा की संस्कृति में, बघेली संस्कृति में आज भी है विवाह का प्रचलन। अब कोई बगीचे नहीं लगाता, अब तो हम पेड़ लगाते हैं। और पेड़ कौन सा लगाते हैं? यूकेलिप्टस का लगाते हैं, सगमन का लगाते हैं, कॉमर्शियल पेड़ लगाते हैं। पहले पेड़ आम के लगते थे, पहले पेड़ जामुन के लगते थे, इमली के लगते थे, कहुआ के लगते थे, उमर के लगते थे। जो पेड़ 250, 300 साल, 400 साल चलते थे, तो उनका एक जीवन होता था 400 साल। और अभी एक आज से 8-10 दिन पहले ही एक बात छपी थी अखबारों में, किसी ने 2 पेड़ काटे तो जंगल विभाग ने जो चार्जशीट फाइल की है कितनी ज़बरदस्त है। उस चार्जशीट में उन्होंने ये लिखा कि पेड़ों का पूरा वैज्ञानिक परीक्षण करते हुए एक कोई टीम बनी, वो टीम ने जांच किया। उसमें ये आया कि ये पेड़ यदि 50 साल चलता तो 55 लाख रुपए की आमदनी होती। तो 2 पेड़ काटा तो 1 करोड़ 10 लाख का जुर्माना का चार्जशीट लगाया। अभी ये
आंदोलन उनका आपका सुंदरलाल बहुगुणा का आंदोलन ही है ना, वो भी तो एक आंदोलन है। राजस्थान में उनका नाम मुझे ठीक से याद नहीं है, वो उनके नाम से राष्ट्रीय पुरस्कार है वन संरक्षण के लिए। जिनने ये कहा था कि जब वो पेड़ काट रहे थे तो राजा से ये कहा था, वो सबको जो पेड़ से चिपकता था उनको मार डालते थे। उनका कहना था कि यदि 1000 गर्दन देना पड़े तो 1000 गर्दन कटवा लो और एक पेड़ को जीवित रखो। वो भी एक आंदोलन था। माने वो प्रकृति को बचाने के लिए ही था वो, कि प्रकृति को बचाना। इसलिए आंदोलन के जब स्वरूप को देखेंगे तो अपने को एक समग्र रूप से देखेंगे तो ऐसा लगता है कि जो पहले जिस तरह का था वो नहीं है। और उसका कारण शायद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम प्रयास ये करते हैं कि काफ़ी लोग आ जाएं, इलेक्ट्रॉनिक वाले हमारे सामने हो जाए, हम जो कर रहे हैं लोग देख लें, वो हमारा काम ख़त्म। ऐसा करके ये थोड़ा सा है। फिर भी मैं ऐसा मानता हूँ कि किसी चीज़ का कोई अंत होता नहीं। हम हैं, इसके बाद नई पीढ़ी आएगी, वो भी कुछ न कुछ तो विचार करेगी। क्योंकि समाज में तो जब से पृथ्वी पैदा बनी, जब समाज आया, तभी से कुछ न कुछ तो चल ही रहा है ना। हर बार परिवर्तन होता है, नया समाज आता है, नए लोग आते हैं, नई पीढ़ी आती है, वो कुछ न कुछ करते रहते, तभी ये संसार चल रहा है। तो कुछ न कुछ करने का आंदोलन चलता रहेगा। साथियों, इस बातचीत में वो सारे नुआंसेस मिलते हैं, वो सारी आहटें मिलती हैं जो किसी आंदोलन के परिणति और जनता को उसका सीधा फायदा कैसे मिल सकता है। इसके साथ साथ एक आंदोलन के दौरान जो काम होता है, जो साथी तैयार होते हैं, उनकी अपनी सोच, उनकी अपनी समझ पर किस तरह का कोई आंदोलन असर डालता है। इस बातचीत के साथ ही आपसे हमारी अपेक्षा है कि इस पर प्रतिक्रिया देते हुए अपने क्षेत्र, अपने समय, अपने समाज के बीच जो भी आंदोलन चल रहा है उसकी जानकारी हम तक पहुंचाएं। हम चाहेंगे कि आप सीधे तौर पर कुछ वीडियो या कुछ लिखकर भेजना चाहते हैं इनके बारे में तो हमें भेजें। नीचे हमारा डिस्क्रिप्शन और मेल आईडी है जिसमें आप सीधे अपनी बात रख सकते हैं। आंदोलन अपडेट के अगले एपिसोड में हम आपसे जब मिलेंगे तो एक नई शख्सियत के साथ फिर बातचीत करेंगे आंदोलनों के बारे में और उन सवालों के बारे में जो हम सब के लिए जरूरी हैं। जिंदाबाद।